हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम जेनेटिक्स के जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इन डिटेल आज हम उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये जनरल एप्टीट्यूड और जेनेटिक्स का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमंस में क्या होता है अगर बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो उस कंडीशन में देयर इज अ 1/4 प्रोबेबिलिटी कि बच्चा जो है वो ब्लड ग्रुप ए के साथ होगा। क्या बोल रहे हैं कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है बच्चा ए ब्लड ग्रुप के साथ होगा। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप के साथ होगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप होने के कितने चांसेस है? हाफ चांसेस है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब बोल रहा है इफ द कपल हैव 3 चिल्ड्रन, अगर इनके 3 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चे यहाँ पर हुए हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ए बी। मतलब इन तीनों में से एक भी बच्चे के ना ही तो ए ब्लड ग्रुप हो और ना ही ए भी ब्लड ग्रुप हो, इन दोनों में से कोई ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए दोनों बच्चों में। इस चीज की हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो क्या है यहाँ पर? नन ऑफ द चिल्ड्रन की बात चल रही है। तो इस चीज को जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों, आइए हम यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ए ब्लड ग्रुप के आने के 1/4 चांसेस है, ए बी ब्लड ग्रुप आने के 1/2 चांसेस है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बिल्कुल अच्छे से रूल्स लगा के, तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी में एक रूल होता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि 1/4 चांसेस है ब्लड ग्रुप ए आने के और हाफ चांसेस है ए बी ब्लड ग्रुप आने के। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि हाँ ये चीज होगी, हैपन होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर हो गई है। तो आप खुद सोचिए, यहां पर अगर कोई चीज मुझे नहीं करवानी है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की वो चीज होने वाली है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग का बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 1 माइनस ये, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, नीचे 4 कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये नॉर्मल जो हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया है। फाइनली यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। तो ये जो यहाँ पर 1/4 वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? ये एक चिल्ड्रन की आई है कि एक चिल्ड्रन में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि वो चीज नहीं होगी उसके चांसेस कितने हैं? P इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पर कितनी बात की गई है? यहाँ पर 3 चिल्ड्रन की बात करी गई है। अब 3 चिल्ड्रन का पैदा होना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है कि पहले एक बच्चा हुआ होगा, फिर एक बच्चा हुआ होगा, फिर तीसरा बच्चा हुआ होगा। तो इस चीज के लिए जब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक बच्चे के यहाँ पर आने के ए और ए बी ब्लड ग्रुप ना आने के चांसेस है 1/4। तो हम यहाँ पर 1/4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/64 और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर CSIR ने जेनेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट को जनरल एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स किया है दोस्तों। प्रॉपर यहाँ पर मिक्सिंग हुई है और इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस रूल को यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस रूल को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर इस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले एक बच्चे का फाइंड आउट कर लिया, फिर तीनों बच्चे के फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपर जेनेटिक्स से है, जिसमें यहाँ पर बात की गई है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। देखो होता क्या है, यहाँ पर जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें यहाँ पर बेसिकली होता क्या, एक सेल है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में म्यूटेशन मिली है
तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो सेल होगा वो यहाँ पर क्या शो करेगा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी शो करेगा। यानी कि मेल्स के केस में अगर ऐसा होगा तो मेल्स कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल चीज होती है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, जो बेसिकली प्लांट्स में देखी जाती है, जैसे कि ब्रासिका प्लांट में देखी जाती है, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर जो है इस साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होता है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फैक्टर। अगर ये रीस्टोरिंग फैक्टर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इसका माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, स्टिल इस कंडीशन में ये जो सेल होगा या फिर ये जो मेल होगा ये फर्टाइल मेल हो जाएगा। यानी कि ये जो रिस्टोरर फैक्टर है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के म्यूटेशन को ओवरकम कर देता है। ठीक है, तो ये रिस्टोरर फैक्टर क्या होता है, एक डोमिनेंट फिनोटाइप है। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर इस कंडीशन में अगर म्यूटेशन है भी माइटोकॉन्ड्रिया में तो भी जो लड़का होगा वो स्टेराइल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने बोला एक CMS लाइन इज क्रॉस्ड टू अ होमोजाइगस RF लाइन, द F1 progeny is self pollinated. What percentage of F2 progeny will be male sterile? कह रहे हैं CMS लाइन को क्रॉस किया, यानी कि ऐसे सेल्स को क्रॉस किया जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के साथ है, यानी कि जिनके पास यहाँ पर रिस्टोरर फैक्टर नहीं है। यानी कि वो कैसे होंगे, स्मॉल RF होंगे, क्योंकि उनके पास रिस्टोरर फैक्टर है नहीं। रिस्टोरर फैक्टर क्या है, कैपिटल R, डोमिनेंट है। उनको एक होमोजाइगस RF लाइन से क्रॉस किया, यानी कि जो दूसरा पेरेंट है वो कुछ ऐसा होगा। इनको जब क्रॉस किया तो F1 प्रोजेनी बनेगी। F1 प्रोजेनी कैसे बनेगी, हेटेरोजाइगस बनेगी। अब ये जो F1 प्रोजेनी है, अब इन्होंने क्या किया, इस F1 प्रोजेनी का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो इस कंडीशन में हमें कैसे बच्चे मिल सकते हैं, या तो मिल सकते हैं कैपिटल RF होमोजाइगस रिस्टोरर वाले मिल सकते हैं, या फिर हेटेरोजाइगस रिस्टोरर वाले मिल सकते हैं, या फिर हेटेरोजाइगस रिस्टोरर वाले मिल सकते हैं, या फिर होमोजाइगस CMS के साथ मिल सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल प्रोजेनी विल बी स्टेराइल यानी कि जिनके पास CMS हो। अब हमने यहाँ पे देख लिया 4 बच्चे हो रहे हैं, 4 में से यहाँ पर 3 जो है वो तो फर्टाइल है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कैपिटल R डोमिनेंट वाली चीज आ रही है, तो वो तो यहाँ पर होगा नहीं। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें स्मॉल RF आ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 1/4 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 25% यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंस अगेन ये CSIR नेट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हो जेनेटिक्स का और अप्लाइड बायोलॉजी का मिक्स्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डबल हैप्लॉइड्स की बात की गई है जो बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं, और बाकी जो है यहाँ पर जेनेटिक्स का भी फंडा है, अप्लाइड बायोलॉजी का फंडा है, और इनफैक्ट यहाँ पर फंडा मेथड्स इन बायोलॉजी का भी है। तो तीनों के ही फंडे यहाँ पर लगा रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें यहाँ पर DNA मार्कर्स को देखा जा रहा है, यानी कि DNA पे जो जीन्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक जो अलील्स है, स्पेसिफिक लोकस है, उनको देखा जा रहा है, जिसमें इन्होंने पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट 1 और पेरेंट 2 है। इन्होंने यहाँ पर F1 को ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 यानी कि पहली जो जनरेशन होगी, माता पिता से जो पहला बच्चा आएगा, फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन देम एंड अ डबल हैप्लॉइड प्रोजेनी भी मेंशन की हुई है। डबल हैप्लॉइड प्रोजेनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, एक इंसान डिप्लॉइड होता है, आप उससे क्या बनाते हो, आप उससे हैप्लॉइड गैमीट बनाते हो, जैसे कि ओवम स्पर्म अपने हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जो हैप्लॉइड सेल है इसी को ही डबलिंग करके, इसके क्रोमोसोम को डबलिंग करके डिप्लॉइड बना देते हैं। मतलब हैप्लॉइड सेल की ही डबलिंग करके क्या कर दिया, डिप्लॉइड सेल बना दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल बना है उसके पास सेम तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम को ही आपने डबल कर दिया है। तो बिल्कुल डिट्टो सेम तरीके का यहाँ पर हैप्लॉइड के पेयर प्रेजेंट होंगे। और क्या लिया है, एक F2 प्रोजेनी लिया है। F2 प्रोजेनी कैसे बनती है, F1 और F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग कर देना तो F2 बनता है।
अब यहाँ पर क्या बोला है, अ डबल हेप्लॉइड इज अ जीनोटाइप फॉर्म्ड व्हेन प्लांट आर डेवलप्ड फ्रॉम हेप्लॉइड सेल्स व्हिच हैव अंडरगॉन क्रोमोसोम डबलिंग। जस्ट मैंने जो आपको चीज बताई, based on the pattern observed in DHF2 progeny, identify which of the pattern are based on DNA markers that are allelic। allelic कौन कौन से है, देखो अगर हम नॉर्मली देखें, एक जीन जो है उसके पास दो अलील होते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, दो अलील होते हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो जीन है वो अलीलिक है, या फिर इसमें कंडीशंस जो है वो अलीलिक है। अब मैं समझो यहाँ पर कोई और जीन ले लूं, तो ये वाले जो अलील्स होंगे ये अलग जीन के हैं, और ये वाले जो अलील्स हैं वो एक अलग जीन के हैं। तो ये वाले अलील और ये वाले अलील कैसे हो जाएंगे, नॉन एलीलिक हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के हैं। लेकिन एक ही जीन के जो अलील्स होते हैं उन्हें एलीलिक बोलते हैं। तो अब हमें इन सभी कंडीशंस में देख के बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो एलीलिक है। देखो ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, बहुत आसान सी कहानी है। यहां पर आपको एक बैंड ऊपर मिल रहा है, एक नीचे मिल रहा है, P1 P2 में। F1 में आपको दोनों बैंड्स मिल रहे हैं। इसको समझ के मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि ये को डोमिनेंट मार्कर मोस्टली होगा। को डोमिनेंट मार्कर ऐसा मार्कर जिसमें आप होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ऐसा इमेजिन कर लो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो P1 है वो यहाँ पर कैसा है, वो यहाँ पर कैपिटल ए है, ठीक है। जो P2 है उसके पास नीचे ही सिर्फ बैंड है, तो वो यहाँ पर स्मॉल ए है। और जो F1 है वो यहाँ पर कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, क्योंकि लिए उसके पास दोनों बैंड्स आ रहे हैं। तो पापा से कैपिटल ए आ गया होगा, समझो मम्मी से स्मॉल ए आ गया होगा। अब जब डबल हेप्लॉइड बने तो हमें पता है क्रोमोसोम डबलिंग से बने होते हैं। तो इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पर F1 के पास कैपिटल ए हुआ होगा और कैपिटल ए की डबलिंग हो गई तो इसके पास कैपिटल ए आ गया। इस वाले के पास क्या होगा, स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए की डबलिंग हो गई तो स्मॉल ए हो गया। ठीक है, ये इतना देख के हम ये समझ सकते हैं। ऐसे इस कंडीशन में फिर से ले लो, ये कैपिटल ए होंगे, ये स्मॉल ए होंगे, सेम अलील है तो एक ही बैंड आएगा। यहाँ पर सेम ये हो गया होगा, F1 जनरेशन में आ गया होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया होगा। F1 जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी बात है, हेटेरोजाइगस हो रहा है, एक पापा से कैपिटल ए आया होगा, मम्मी से स्मॉल ए आया होगा। अब इनके जब बच्चे बने, जब हम यहाँ पर नॉर्मली कैपिटल ए और स्मॉल ए को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कैसे बच्चे आ सकते हैं, कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है। जब हम सेल्फिंग करते हैं हेटेरोजाइगस की, तो यहाँ पर हमने सेल्फिंग की F1 जनरेशन की, तो इस कंडीशन में मुझे एक बच्चा जो है वो मिल रहा है कैपिटल ए के साथ, एक बच्चा मिल रहा है मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, और एक बच्चा मुझे यहाँ पे मिल रहा है स्मॉल ए के साथ। थर्ड कंडीशन में चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें, ये फिर अगेन कैपिटल ए, ये समझ लो स्मॉल ए। यहां पर वंस अगेन आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए। यहां पर जो है आया है कैपिटल ए, यहां पर आया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर आया स्मॉल ए, सब ठीक था। बट ये जो तीसरा बच्चा है इसके पास यहां पर एक भी अलील नहीं आया, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब है ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ये एलीलिक की नहीं है, ये नॉन एलीलिक की कंडीशन है। ये यहाँ पर शायद या तो दो जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक जीन के अलील्स की बात नहीं चल रही, क्योंकि अगर एक जीन के अलील्स की बात होती तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई बैंड जरूर दिखता। तो इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा ए और बी है वो यहाँ पर बेसिकली अलीलिक कंडीशन दिखा रहे हैं, एक जीन के अलील्स को दिखा रहे हैं। बट ये थर्ड कंडीशन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा रही है, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पर लिंकेज मैपिंग से आ रहा है। वंस अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी। सो आप देख सकते हैं जेनेटिक्स को काफी मिक्सअप किया जा रहा है बाकी यूनिट्स के साथ। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जेनेटिक मार्कर्स वुड ऑलवेज शो हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर देन इफ दे आर फार अपार्ट। देखो, अगर कोई भी दो जीन बहुत नजदीक प्रेजेंट होती हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर करवाना का चांसेस कम है।
वहीं अगर किसी में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर बहुत इजीली हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डी और सी बहुत दूर है, तो इनमें 23% रिकॉम्बिनेशन है। वहीं डी और ए जब बहुत नजदीक है तो इनमें सिर्फ 8% रिकॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना दोस्तों, ये पूरी उल्टी दे रखी है। यहाँ पर उल्टा होना चाहिए था, हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है जब डिस्टेंस ज्यादा होता है। सेकेंड पे चले, द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू मार्कर इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो दो चीजें होती है, एक होता है जेनेटिक डिस्टेंस और एक होता है फिजिकल डिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस होता है। जो जेनेटिक डिस्टेंस होता है वो बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन होता है, और जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में जो बेस पेयर्स के बीच में हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, उसके बाद कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके बेसिस पे कितना डिस्टेंस हुआ, उसके बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ए स्पॉट है और बी स्पॉट है, ये दो पोजिशन है या जीन्स हैं हमारे डीएनए के ऊपर। इनके बीच में समझो 100 बेस पेयर का फिजिकल डिस्टेंस है। यहाँ पर समझो कोई सी हिस्सा प्रेजेंट है और इनके बीच में भी 100 बेस पेयर का डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में भी सेम, समझ लो सेम डिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, फिजिकल डिस्टेंस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमॉर्गन का है और इसमें 10 सेंटीमॉर्गन का है। यानी कि इस कंडीशन में 10% रिकॉम्बिनेशन हो सकती है और इस कंडीशन में 2% रिकॉम्बिनेशन हो सकती है। रीजन बीइंग जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो ऑन द बेसिस होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के, और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रोमोसोम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। कहीं कहीं रिकॉम्बिनेशन के हॉटस्पॉट्स होते हैं कि कहीं पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो सकती है, कहीं पे रिकॉम्बिनेशन कम हो सकती है। तो जो जेनेटिक डिस्टेंस है और जो फिजिकल डिस्टेंस है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होते एक दूसरे का, वो दोनों अलग चीजें होती हैं। तो ये गलत है, जेनेटिक डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। तीसरी चीज यहां पर बोली है, पहले हम ये देख लेते हैं, एन F2 मैपिंग पॉपुलेशन वुड सेग्रीगेट इन अ रेशियो ऑफ 1:2:1 फॉर अ डोमिनेंट मार्कर। कह रहा है कि जब आप पहले P1 P2 को क्रॉस करके F1 जनरेशन निकालते हो, फिर F1 जनरेशन से जब आप F2 जनरेशन निकालते हो, तो उस कंडीशन में आपको 1:2:1 रेशियो मिलेगा डोमिनेंट मार्कर के केस में। तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया एक डोमिनेंट, एक ले लिया है रिसेसिव। F1 जनरेशन में मुझे क्या मिले हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 टॉल मिलते हैं और एक डॉर्फ मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो मुझे रेशियो मिलता है वो 3:1 मिलता है, ना कि 1:2:1 जो ये बोल रहे हैं। जो 1:2:1 मिलता है वो मुझे कब मिलेगा, जब मैं को डोमिनेंट को कंसीडर करती हूँ। जब मैं को डोमिनेंट को कंसीडर करूंगी उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर ऐसे मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल P आ गया जो पर्पल कलर का है, कैपिटल P स्मॉल p आ गए दो जो वॉयलेट कलर के हैं। इसमें वॉयलेट कलर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि कैपिटल P भी एक्सप्रेस हो रहा है और स्मॉल p भी एक्सप्रेस हो रहा है। और यहाँ पर एक आ गया है व्हाइट कलर का जो कि है स्मॉल p के साथ। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि को डोमिनेंट में तो मुझे वो दिख जाता जो ये रेशियो बोल रहा है, लेकिन डोमिनेंट में दिखेगा, ये गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है, एन आइडियल मैपिंग पॉपुलेशन फॉर अ सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज इज जनरेटेड यूजिंग पॉलीमॉर्फिक पेरेंट्स दैट आर इनब्रिड लाइन्स। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और उस कंडीशन में जब हमें यहाँ पर मैपिंग पॉपुलेशन को बनाना होता है तो हम ऐसे पेरेंट्स लेते हैं जो पॉलीमॉर्फिक थे और जो बने हैं इनब्रेड लाइन से, यानी कि आपस में ब्रीडिंग करते गए और उसके बाद हमें यहाँ पर पेरेंट्स मिले जो पॉलीमॉर्फिक पेरेंट्स हैं। तो ये ट्रू डेफिनेशन होती है जब भी हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। आई गेस ये पहला क्वेश्चन है जो प्योरली जेनेटिक्स से पूछा इस बार CSIR ने। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द डिग्री टू विच अ पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ फिनोटाइप इज कॉल्ड एज। एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो रहा है डिग्री के हिसाब से, मतलब किसी में वो जीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, लाइक ये अगर मैं बोलूं कि ये 5th फिंगर है वो एक्सप्रेशन शो कर रही है तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा कम एक्सप्रेशन हुआ है, इसमें थोड़ा कम एक्सप्रेशन हुआ है इस 5th फिंगर का, तो इसको हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं कि भाई एक्सप्रेशन अलग अलग है फिंगर का, या किसी भी जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हो रहा है।
तो इस चीज को हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। जहां पर मुझे पता चल गया इस चीज को हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। फ्रीक्वेंसी विद विच अ डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जीन इज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई यहाँ पर जीनोटाइप प्रेजेंट है, फिर भी आप उस जीनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस फंडे को बोलते हैं पेनिट्रेंस। एन अलील दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस। कोई ऐसी कंडीशन जिसमें होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ डेथ होती है, तो ऐसे अलील्स को हम रिसेसिव अलील कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, डिग्री और इंटेंसिटी थ्रू विच अ जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। पेनिट्रेंस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जीनोटाइप तो है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ कुछ ही लोग कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास इमोशंस होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इमोशन शो कर पाते हैं। तो दैट हम सिंपल लैंग्वेज में पेनिट्रेंस कह सकते हैं। अगर हम बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कोई म्यूटेशन वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो इस चेंज को हम एपिजेनेटिक चेंज कहते हैं। एपिजेनेटिक चेंज में यहाँ पर क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, म्यूटेशन के फॉर्म में नहीं, जैसे मिथाइलेशन हो जाता है डीएनए का, एसिटाइलेशन हो जाता है, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो ऐसे चेंजेस को एपिजेनेटिक कहते हैं। और यहाँ पर आप रिसेसिव लीथल एलील के केस में देख सकते हो कि जब यहाँ पर ये रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है तभी डेथ हुई है। हेटेरोजाइगस फॉर्म में डेथ नहीं हुई, जब होमोजाइगस डोमिनेंट था तब डेथ नहीं हुई, जब होमोजाइगस रिसेसिव लीथल एलील साथ में आए तभी डेथ हुई। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसपोजिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने कंप्लीट रेट्रो ट्रांसपोजोन को लिया है। रेट्रो ट्रांसपोजोन बेसिकली क्या होता है, ये एक डीएनए होता है जो पहले आरएनए बनाता है और आरएनए के बाद फिर cDNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, और ये डीएनए जो है वो कहीं और किसी और क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाता है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन थी इस डीएनए की, उससे हटकर किसी और क्रोमोसोम के पास या किसी और जगह पे जाके अटैच हो जाता है। तो इन्होंने ना एक रेट्रोसोम को अटैच किया है किसके साथ, गैलेक्टोज इंड्यूस प्रमोटर के साथ। यानी कि एक ऐसा प्रमोटर है जो गैलेक्टोज जिसको इंड्यूस कराता है, मतलब गैलेक्टोज की प्रेजेंस में वो इंड्यूस होता है प्रमोटर। तो कंस्ट्रक्ट एज शोन, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट दिखा रखा है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे करेक्ट लग रही है। सबसे पहले बोला गया है सेल्स ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज लीड्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजोम। देखो प्रमोटर बेसिकली क्यों चाहिए होता है, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए चाहिए होता है। हमें यहाँ पर डीएनए से आरएनए ही बनाना है। अब ये प्रमोटर गैलेक्टोज इंड्यूस्ड है, यानी कि गैलेक्टोज की प्रेजेंस में वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि वो ग्लूकोज की प्रेजेंस में भी करवाएगा, ये चीज बिल्कुल गलत है। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट में देख भी सकते हैं, जब हमने गैलेक्टोज प्रोवाइड किया तब तो हमें रिजल्ट मिल रहा था, एक्सप्रेशन मिल रहा था, लेकिन हमने ग्लूकोज प्रोवाइड किया तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है गैलेक्टोज इंड्यूस प्रमोटर में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो पक्का गलत हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैंने जैसे ही काट दिया, मुझे डी ऑप्शन सही मिल गया। कह रहा है द ट्रांसपोज्ड कॉलोनी विल बी सेम एज द कंस्ट्रक्ट इंसर्टेड इन द जीनोम। कह रहा है कि जो अब हमें ये ट्रांसपोन कॉपी मिल रही है, ये जो है हमारे पास एक कॉपी है ना, तो ये जो कॉपी मिल रही है वो सेम होगी इस डीएनए के जैसे। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इस डीएनए का जो एक्चुअल में यहाँ पर ट्रांसपोजेबल डीएनए था उसका कितने पोर्शन से आरएनए बना, हमें ये बात नहीं पता है। तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल सेम होगा। द ट्रांसपोज्ड कॉपीज कैन नॉट ट्रांसपोज फर्दर। वंस अगेन यहाँ पर ये कर सकती है या नहीं कर सकती ट्रांसफर, ये टोटली डिपेंड करता है कि इसके पास कितना हिस्सा आया है। The transposed copies will not respond either glucose और galactose in the media। कह रहा है कि जो ये ट्रांसपोज्ड कॉपी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ना ही ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्स करेगी, ना ही गैलेक्टोज के लिए रिस्पॉन्स करेगी, बिकॉज ये कॉपी है।
ये कॉपी है जो कि कहीं और जाके अटैच हुई है, इस गैलेक्टोज प्रमोटर के साथ नहीं प्रेजेंट, कहीं और जाके अटैच हुई है। तो यहाँ पर ना ही तो ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्ड करेगी ना ही गैलेक्टोज के लिए रिस्पॉन्ड करेगी। इसी चीज को आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि जो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो प्रमोटर रिप्रेस होगा, प्रमोटर करेगा नहीं सिंथेसिस, जो ए ऑप्शन था यहाँ पे। ट्रांसपोजोन एक्टिवेशन एंड इंक्रीज्ड कॉपी नंबर किसकी प्रेजेंस में होगा, गैलेक्टोज की प्रेजेंस में होगा। ट्रांसपोज्ड कॉपीज may resemble the original construct but might not have the same regulatory element, कि जैसे जो ओरिजिनल ट्रांसपोजोन था और जो हमने रेट्रो ट्रांसपोजोन बनाया है आफ्टर कॉपी, वो उनमें क्या डिफरेंस है, वी डोंट नो दैट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज होगी। यहाँ पर ये बात बोली गई है फिर जो ट्रांसपोर्ट कॉपी है वो ना ही तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में से किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि लिए वो गैलेक्टोज इंड्यूस्ड प्रमोटर के साथ जाके नहीं जुड़ी है, किसी नई जगह पे जाके जुड़ी है, इसलिए वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वंस अगेन अप्लाइड बायोलॉजी और जेनेटिक्स का मिक्सचर है। लगता है CSIR ने अप्लाइड बायोलॉजी और जेनेटिक्स को पूरा निचोड़ के साथ में रख दिया है। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक प्लांट ब्रीडर है जो प्लान कर रहा है यहाँ पर इंट्रोग्रेस कराने का जीन फॉर पैथोजन रेजिस्टेंस फ्रॉम अ वाइल्ड टाइप स्पीशीज। कह रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो स्पीशीज है ये कैसी है, वाइल्ड टाइप स्पीशीज है, और ये वाली जो स्पीशीज है वो पैथोजन, ये वाली जो स्पीशीज है, आई एम सो सॉरी, यही वाली जो स्पीशीज है वाइल्ड टाइप वो पैथोजन रेजिस्टेंस भी है, मतलब इसके पास पैथोजन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। किसके पास, ये जो बी वाली है इसके पास पैथोजन रेजिस्टेंस है। अब हम ये पैथोजन रेजिस्टेंस जो है वो किसको देना चाहते हैं, ए वाले को देना चाहते हैं, यानी कि ए वाला जो है वो यहाँ पर रिकरेंट पेरेंट है जो यहाँ पर चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, और बी वाला जो है वो डोनर पेरेंट होगा जो यहाँ पर डिलीवर करेगा। पैनल 1 जो हो रहा है वो यहाँ पर डीएनए मार्कर दिखा रहा है ए और बी के, और पैनल 2 जो है वो शो कर रहा है जेनेटिक मैप फॉर द लिंकेज ग्रुप विच हैज द जीन फॉर पैथोजन रेजिस्टेंस। यहाँ पर दिखा रखा है कि नॉर्मली जो ये जीन रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये बाकियों के साथ कैसे जेनेटिक मैप में होता है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब आप फोरग्राउंड मार्कर और बैकग्राउंड सिलेक्शन करोगे मार्कर का तो आप किस बेसिस पे करोगे, इसके ऊपर बात कही गई है। तो इस चीज के लिए हमें पहले पता होना चाहिए फोरग्राउंड सिलेक्शन और बैकग्राउंड सिलेक्शन क्या होता है। देखो, फोरग्राउंड सिलेक्शन में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं मार्कर्स को क्लोजली लिंक्ड टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू एंश्योर दैट द जीन इज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। अब मैंने आपको कहा मुझे क्या करना है, मुझे डोनर से रिकरेंट वाले में चीज को ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या चाहूंगी कि ये जिसके पास रेजिस्टेंस है, डोनर में जहां पर रेजिस्टेंस है उसके आसपास के कुछ जीन्स आ गए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि रेजिस्टेंस वाला जो है आधा आए या पूरे तरीके से आ नहीं पाए, तो उसके साथ आसपास जो जीन्स होंगे उनका भी मैं ट्रांसफर करवा लूंगी। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके नजदीक क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है, डोनर में इसके नजदीक क्या प्रेजेंट है, एक तो B3 है, B3 डोनर का है और B2 भी डोनर का है। तो यहाँ पर B3 और B2 को मैं यहाँ पे फोरग्राउंड सिलेक्शन में चूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है बैकग्राउंड सिलेक्शन। बैकग्राउंड सिलेक्शन एक इस तरीके का सिलेक्शन होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं मार्कर्स को फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द जीनोम टू मिनिमाइज द ट्रांसफर ऑफ अनवांटेड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर एंड रिटेन एज मच ऑफ रेसिपिएंट जीनोम एज पॉसिबल। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम रेजिस्टेंस जीन तो ट्रांसफर करें, लेकिन जितने कम हो सके उतने कम बाकी के जीन हम डोनर से रिकरेंट पेरेंट में लेकर आए। जैसा कि आप यहाँ पर इस चीज को देख भी सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे डोनर पेरेंट दिख रहा है और आपको रिकरेंट पेरेंट दिख रहा है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर इस वाली स्पेसिफिक स्थिति में देखोगे तो मेरे को डोनर पेरेंट का क्या चाहिए, जीन ए चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ज्यादातर चीजें जो है, ज्यादातर जीन्स में रिकरेंट पेरेंट के ही रख रही हूँ, डोनर पेरेंट से मैं बहुत कम चीजें ले रही हूँ। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में इस चीज को देखें तो बैकग्राउंड सिलेक्शन में फिर मैं किसको चूज करूंगी, मैं यहाँ पर ज्यादातर रिकरेंट पेरेंट की जीन्स को चूज करूंगी, जैसे कि A2 हो गया, A4 हो गया, A7 हो गया।
जो रेजिस्टेंस जीन के नजदीक भी हैं। तो मैं यहाँ पर रिटेन करना चाहती हूँ किसके, ए के जीनोम को रिटेन करना चाहती हूँ और बी के जो जीनोम है उसको मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, B3 और B2 जो है वो डोनर का हम सेलेक्ट करेंगे कब, जब फोरग्राउंड सिलेक्शन होगा, और जब यहाँ पर बैकग्राउंड होगा तब A4, A2 और A7 हम सेलेक्ट करेंगे इस कंडीशन में। और बेस्ट यहाँ पर क्या होगा, ये वाला C वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। तो इस तरीके से यहाँ पर C ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्रिस्पर कैस के ऊपर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्रिस्पर कैस आपने कराया था और क्रिस्पर कैस कराने के बाद क्या हुआ, एक जो अलील है उसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया और एक जो अलील है उसमें डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई टारगेट जीन था जिसके 2 अलील्स होंगे। अब एक अलील में आपने क्या कर दिया, कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करा दिया और एक अलील में गलती से क्या हो गया, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इस कंडीशन में जो म्यूटेशन है इसको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, मोनोअलीलिक, बायअलीलिक, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस या फिर काइमेरिक। इस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। जैसे मोनोअलीलिक म्यूटेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही अलील में म्यूटेशन हो, नाम से ही पता चल रहा है एक ही अलील में म्यूटेशन हो। बायअलीलिक हेटेरोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील में म्यूटेशन है और दोनों अलील में डिफरेंट तरीके की म्यूटेशन है। हेटेरोजाइगस नाम से पता चल रहा है डिफरेंट तरीके की। बायअलीलिक होमोजाइगस का मतलब क्या है कि दोनों अलील में म्यूटेशन है और दोनों अलील में सेम तरीके के म्यूटेशन है। काइमेरिक म्यूटेशन में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिफरेंट सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन के साथ यहां पर है। तो अब इन चारों में से जो सबसे सही एक्सप्लेनेशन है वो बी ऑप्शन की ही है, यानी कि बायअलीलिक हेटेरोजाइगस, कि दोनों अलील म्यूटेटेड है जिनमें से एक अलील में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया होगा और एक अलील में डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया होगा। तो डिफरेंट तरीके के म्यूटेशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन इज अ मिक्सचर ऑफ जेनेटिक्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी का मिक्सचर है। यहाँ पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में इंक्वायरी की गई है। देखिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी मार्कर्स के बारे में जानते हैं तो आपको ये चीज डायरेक्टली पता होगी कि जो SNP होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, वो यहाँ पर एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है। कोडोमिनेंट मार्कर की अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ये कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं, ना कि डोमिनेंट मार्कर होते हैं। कोडोमिनेंट मार्कर यानी कि इसमें हम होमोजाइगस का भी हमें बैंड मिलता है और हेटेरोजाइगस का भी यहाँ पे हमें बैंड मिलता है। तो हमें अलग से पता चलता है कि कौन होमोजाइगस है और कौन हेटेरोजाइगस है, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा भी था। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो डी ऑप्शन तो कैसा हो गया, पक्का गलत हो गया। अब डी ऑप्शन पक्का गलत हो गया तो इससे तो मैं ये श्योर हूं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे मैं श्योर हो गई ए और बी तो पक्का सही है। दैट इज कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटेटिव traits can be because of pleiotropic effect of the same gene and or genetic linkage of genes associated with the traits। देखिए, दो चीज बात करी जा रही है, एक बोला गया है क्वांटिटेटिव ट्रेट के बारे में और एक बोला गया है प्लियोट्रॉपी के बारे में। सबसे पहले इन दोनों के मतलब समझते हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, जब एक जीन बहुत सारे काम करता है, मतलब एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स एक फिनोटाइप को इंपैक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेट में हमें स्पेक्ट्रम ऑफ वेरिएशन दिखता है। जैसे कि हाइट के केस में अगर हम देखें तो हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है, हाइट बहुत कम हो सकती है, हाइट नॉर्मल हो सकती है। स्किन कलर में देखें तो स्किन कलर में भी ऐसा हो सकता है कि स्किन कलर बहुत कम हो सकता है या फिर बहुत डार्क हो सकता है या फिर मीडियम हो सकता है। तो आपको इसमें क्या दिखती है, क्वांटिटेटिव ट्रेट में एक वेरिएशन दिखती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट में कोरिलेशन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक MCR1 जीन है, वो 3 काम कराता है। आपके स्किन में कलर लेकर आता है, आपके हेयर में कलर लेकर आता है, फ्रेकल्स जो होते हैं कुछ लोगों को मुंह पे, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। MCR1 एक जीन है, 3 काम करा रहा है, तो प्लियोट्रॉपी। अब अगर इस MCR1 जीन में मैं वेरिएशन ले आती हूं, तो वेरिएशन मतलब इसमें अगर मैं म्यूटेशन कर देती हूँ
तो उसकी वजह से ये डार्क पिगमेंट ला सकता है और ये लाइट पिगमेंट ला सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसने क्या कर दिया, स्पेक्ट्रम ऑफ वेरिएशन भी शो कर दिया है। तो ये एक जीन है जो दोनों चीजें कर सकता है, यहाँ पर वेरिएशन भी ला सकता है और मल्टीपल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है वो जो है हम बोल सकते हैं कोरिलेशन होता है उसका प्लियोट्रोपिक इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो गई है, इस चीज को हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी की अगर हम बात करें, बी भी हमें पता है करेक्ट है, फिर भी देख लेते हैं। In a recombinant inbred lines population, genetic segregation of both dominant and co-dominant marker occurs in a 1:1। पहले हम यहाँ पर समझते हैं आर रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड होता क्या है। रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है कि समझो आपके पास P1 था, P2 था, आपने उनके बीच में क्रॉस कराया, F1 बना, F1 का सेल्फ क्रॉस किया, F2 बना, F2 का सेल्फ क्रॉस किया, F3 बना, F3 का सेल्फ क्रॉस किया, F4 बना, F4 का सेल्फ क्रॉस किया। मतलब ये आपने करीब करीब 20 जनरेशन तक आप सेल्फ क्रॉस ही करते रहे। जो बच्चे बने सेल्फ क्रॉस, जो बच्चे बने सेल्फ क्रॉस। तो इस सेल्फ क्रॉस की वजह से होता क्या है, यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर आपको होमोजाइगस मिल ही जाते हैं। क्यों होमोजाइगस मिल जाते हैं? क्योंकि इतना यहाँ पर इतनी वो हो चुकी है ना, आपस में ही ब्रीडिंग हो गई है कि फाइनली आपको होमोजाइगस मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, इस कंडीशन में जो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ 2 होमोजाइगस फॉर अ लोकस एंड रेदर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस, आपको बहुत बहुत कम हेटेरोजाइगस मिलेंगे। तो फिर जो एक्सपेक्टेड रेशियो होगा होमोजाइगस का वो कितना होगा, 1:1 होगा। या तो ऐसे होंगे बच्चे या फिर ऐसे होंगे बच्चे। अब इस कंडीशन में भले ही को डोमिनेंट मार्कर हो या भले ही डोमिनेंट मार्कर हो, दोनों में ही रेशियो ऐसा ही आना है। क्योंकि डोमिनेंट मार्कर के साथ इश्यू क्या होता है कि वो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता, और को डोमिनेंट मार्कर ये डिफरेंस बता सकता है। लेकिन यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन तो है ही नहीं, यहाँ पर है ही होमोजाइगस कंडीशन। तो इस कंडीशन में तो डोमिनेंट मार्कर और को डोमिनेंट मार्कर दोनों में ही आपको इक्वल नंबर में ही मिलेंगे, तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन भी पक्का सही हो गया। सी ऑप्शन की बात है, नियर आइसोजेनिक लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड बैक क्रॉसिंग ऑफ द F1 टू अ रिकरेंट पेरेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये मतलब नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें हम यही करते हैं कि जो आपके पास बच्चा आया उसको आप बैक क्रॉस करते हो, जो बच्चा आया उसको बैक क्रॉस करते हो, किसके साथ, F1 का रिकरेंट पेरेंट के साथ। तो जो भी आपके पास बच्चा आया उसका आप बैक क्रॉस कर देते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक क्रॉसिंग अ हाइब्रिड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स बाय मल्टीपल सेल्फिंग। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो इस करके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस करके यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड जेनेटिक्स का मिक्सचर आप कह सकते हो, बिकॉज इसमें भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कह रहा है कि कोई रिसेसिव म्यूटेशन है जिसमें आप यहाँ पर मसल डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे हो। मसल डिस्ट्रॉफी अगर हम नॉर्मली देखें तो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। द जीन इज लोकेटेड ऑन द सेकेंड क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। द पेशेंट्स पेरेंट डू नॉट हैव, पेशेंट्स पेरेंट यानी कि इसका मतलब है कि कोई पेशेंट है जिसको ये कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, तो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। उसके पेरेंट्स को ये कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इस बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे। जब इस बच्चे के पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं, उसी केस में इस बच्चे के पास यहां से स्मॉल ए आ सकता है और यहां से भी स्मॉल ए आ सकता है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फोर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ दिस पेशेंट सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। कह रहा है कि इस बच्चे के दादा दादी नानू नानी इन चारों में से कोई एक सफर कर रहा हो डिजीज से, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट वन प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का लॉ होता है वो होता है एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज इक्वल्स टू 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर n। कहने का क्या मतलब है, कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं, आइए मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना होगा कि यहाँ पर एक जो ग्रैंड पेरेंट है उसके अफेक्टेड होने की हम नॉर्मल चांसेस लेते हैं, कि मतलब कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट जो होगा इन जनरल उसके अफेक्टेड होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर हम नॉर्मली कंसीडर करें तो नॉर्मली हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव में जो ऑटोसोमल होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी लेते हैं वो लेते हैं 1/4 की नॉर्मली, क्योंकि ये स्मॉल ए के आने के चांसेस 1/4 होते हैं नॉर्मली। वो भी हम कब मान रहे हैं कि समझो ये जो बच्चा है इसके पड़ दादा दादी जो थे, मतलब पड़ दादा दादी या पड़ नाना नानी जो थे वो हेटेरोजाइगस थे। तो अब इस कंडीशन में इसके जो दादा दादी आए होंगे या फिर इसके जो नाना नानी आए होंगे उसमें जो केस होगा रिसेसिव कंडीशन के आने का, ऑटोसोमल रिसेसिव आने का, वो 1/4 होगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर एक ग्रैंड पेरेंट के इस तरीके के आने के चांसेस 1/4 होंगे। कैसे, अगर उसको बीमार होना है ग्रैंड पेरेंट को तो उसके चांसेस हमने ले लिए 1/4। अगर एक पेरेंट के बीमार होने के चांसेस है 1/4, तो एक ग्रैंड पेरेंट के नॉर्मल होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। एक ग्रैंड पेरेंट के बीमार होने के अगर चांसेस हैं 1/4 तो नॉर्मल होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 3/4। इस चीज को आप नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी की वो नहीं सफर कर रहे इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वो सफर कर रहे हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो नहीं सफर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये किसकी होगी, ये एक ग्रैंड पेरेंट की हो गई, ये एक ग्रैंड पेरेंट की हो गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सफर नहीं कर रहे हैं। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 ग्रैंड पेरेंट है, उनमें से जो एक ग्रैंड पेरेंट है वो सफर कर रहा है, इसकी हमें चांसेस निकालने हैं। अभी हमने ये चांसेस किसके निकालने कि एक ग्रैंड पेरेंट जो है वो सफर नहीं कर रहा है। तो अब हमें यहां पर निकालनी है एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी इसके बाद, दैट इज प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ग्रैंड पेरेंट सफर, 4 में से एक सफर करेगा। तो उसके लिए एटलीस्ट 1 के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। 4 ग्रैंड पेरेंट्स है तो पावर में 4 आ जाएगा। यहां पर 4 क्या दिखाता है, यहां पर 4 आपको दिखा रहा है n मतलब आपके पास कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोगों में से आपको दिखना है। यहां पर n क्या हो गया, n यहां पे आ गया कि टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। यहां पर p फेलियर क्या आ गया, 3/4 आ गया कि 1 ग्रैंड पेरेंट के नॉर्मल होने के कितने चांसेस हैं। 1 एटलीस्ट 1 आ गया कि 4 ग्रैंड पेरेंट में से एक ग्रैंड पेरेंट जो है वो यहां पर अफेक्टेड होगा। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस 3/4 की पावर 4। इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.7, या फिर हम इसको 7/10 भी लिख सकते हैं। इसको हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है और जो एक और मैंने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था, ये दोनों क्वेश्चंस जो है जनरल एप्टीट्यूड से बहुत रिलेट करते हैं। तो ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से जब आपने जनरल एप्टीट्यूड में उन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक तो एटलीस्ट 1 वाला एंड एक नन ऑफ द इवेंट अकरिंग वाला। तो ऐसे और भी प्रोबेबिलिटी के रूल्स होते हैं। इससे हम ये भी समझ गए कि हमें जनरल एप्टीट्यूड भी अब अच्छे से करना होगा, क्योंकि अब CSIR सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन बी को सेक्शन ए के साथ भी ला रहा है। और यही हमारी आज की क्लास थी दोस्तों। अगर आपको हमारे साथ कंप्लीट CSI नेट की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन बी सेक्शन सी सब पढ़ना है, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.bansalbiology.com पे। Wish you all the very best guys. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.